हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम जुलाई मंथ का करंट अफेयर कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। यानी कि जो भी न्यूज़ आई है, राइट, उसको हम एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको वो न्यूज़ को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम एक न्यूज़ इवेंट का एक क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया है कि आपको एग्जाम को लेके और ज्यादा क्लैरिटी आएगी विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर न्यूज़। फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, जैसे हमें पता ही है कि जब भी हम वीकली करंट अफेयर में मिलते हैं तो वहां पे हम एक न्यूज़ के कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं। तो हम वही थीम को रेगुलर रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे कि हम एक न्यूज़ इवेंट के कीवर्ड्स को पकड़ेंगे, उसकी थीम पकड़ेंगे एंड देन उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें वो न्यूज का एक ओवरऑल एनालिटिक्स पूरा समझ आ जाए। राइट, कि हम वो न्यूज में से अब कुछ भी पूछे तो वो हमें आ जाना चाहिए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द फर्स्ट न्यूज दैट कि वर्ल्ड बैंक ने एक 1.5 बिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया है टू सपोर्ट इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन। राइट, तो यहाँ पे दो कीवर्ड है। पहला कीवर्ड कौन सा है? दैट इज द वर्ल्ड बैंक। एंड सेकेंड कीवर्ड क्या है? दैट इज द ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, अब वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। वेर इज ग्रीन हाइड्रोजन क्या है ये मैं बताऊंगा। कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है कि ये एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस, उससे प्रोड्यूस किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस में ऐसा होता है कि पानी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट डाला जाता है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट से हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके, तो कहने का मतलब ऐसा है कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बन रहा है कि एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता है। अब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी रिन्यूएबल सोर्सेस से आनी चाहिए। यानी कि ये या तो सोलार से आ गया, ये विंड से आ गया, या फिर कोई भी टाइप का हाइड्रो पावर आ गया, एक्सेट्रा। यानी कि ये तभी ग्रीन हाइड्रोजन होगा जब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पास की गई थी वो एक रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट होनी चाहिए। राइट, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे आप ये फिगर को देख सकते हैं, हालांकि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक कंटेनर होता है, उसके अंदर एक होता है एनोड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक होता है कैथोड जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। अब यहाँ पे पावर सोर्स यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी पास करी है ये जनरेट सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेस से ही हो सकती है, या तो वो सोलार से है, या तो वो विंड से है, या फिर वो एक हाइड्रो पावर से है। ठीक है, तो ये जो रिन्यूएबल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई है वो यहां से पास की जाएगी, और उससे क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे और जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और इससे पानी के अंदर एक करंट फ्लो हो जाएगा। तो जब आप एक पानी के अंदर करंट फ्लो करोगे तो वहां पे क्या होगा कि वो पानी के ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू सब्सटेंसेस, यानी कि वो पानी के अंदर जो सब्सटेंस होंगे वो टूटने लग जाएंगे। अब वो दो तरीके के टूटते हैं कि वो दो में टूटते हैं। पहला आ जाता है हाइड्रोजन गैस और दूसरा आ जाता है ऑक्सीजन गैस। यानी कि ये जो हाइड्रोजन बना है इसको बनाने में कोई भी टाइप का ग्रीन हाउस एमिशन नहीं हुआ, यानी कि कोई भी टाइप की गैस ऐसी नहीं बनी है जो हमें एट द एंड जाके ग्लोब वार्म करेगी। राइट, तो कहने का मतलब क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है कि ये वो है जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से जनरेट किया जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है पानी में। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो पास की गई है ये जनरेट कैसे हो सकती है? सोलार से, विंड से, या फिर ये हाइड्रो पावर से जनरेट की जानी चाहिए और किसी से नहीं की जानी चाहिए। सो वंस ये इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो पानी के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो ब्रेक हो जाता है। दो में ब्रेक होता है, पहला होता है हाइड्रोजन गैस और दूसरा होता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन तो हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, और जो हाइड्रोजन गैस होता है इसको यूज कर सकते हैं हम एज अ फ्यूल। राइट, यानी कि जो हाइड्रो पावर यानी कि हाइड्रोजन से जो गाड़ी बनाई जा रही है ना, हाइड्रो फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल से, तो उस तरीके का हम इसको यूज कर सकते हैं। राइट, अब हाइड्रोजन सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है, कई सारे टाइप का होता है। जैसे पहला हो जाता है ग्रे हाइड्रोजन, राइट, जो मीथेन से बनाया जाता है। फिर आ जाता है ब्लू हाइड्रोजन, फिर आ जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, फिर टर्कोइज हाइड्रोजन एंड देन ब्राउन हाइड्रोजन। यानी कि ये कलर किस पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर बनाने में
क्या एलिमेंट यूज किया है। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी यूज की गई है। ये ब्राउन क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोयला यूज किया गया है, राइट। तो इस तरीके से दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन रहता है। तो इसमें से अभी सबसे फीजिबल क्या है हमारे लिए? ग्रीन हाइड्रोजन है। हालांकि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। एंड जो सेकंड चैलेंज रहता है हमारे लिए कि हम अगर ये टाइप की इलेक्ट्रिसिटी से या फिर ये टाइप की टेक्नोलॉजी से हम फ्यूल बना तो ले रहे हैं, लेकिन वो फ्यूल को स्टोर करना एक डिफिकल्ट टास्क है, हाइड्रोजन जैसे फ्यूल को स्टोर करना। और दूसरा चीज है कि ये स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करना। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क है। तो ये सबसे ओवरकम करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने हमें इतने डॉलर का फंड दिया है, राइट। 1.5 बिलियन डॉलर का उसने अप्रूव किया है कि इंडिया को ये देंगे फॉर ग्रीन हाइड्रोजन पुश के लिए। सो दिस इज अ पर्टिकुलर न्यूज। ओके, अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है। कि पहला क्या है कि वर्ल्ड बैंक फोकस ऑन एनहांसिंग मार्केट कैपेबिलिटीज फॉर ग्रीन हाइड्रोजन सजेस्ट दैट, यानी कि वर्ल्ड बैंक मार्केट कैपेबिलिटीज को इनहेंस करना है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। उससे क्या सजेस्ट हो रहा है? वो ये चीज बता रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन एक मेच्योर टेक्नोलॉजी है। नहीं, ये अभी तक मेच्योर नहीं हुई है, इतना किसी के पास आया नहीं है। सेकंड, वर्ल्ड बैंक एम्स टू क्रिएट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन। यस, ये एक सिग्निफिकेंट एम कह सकते हैं कि इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का और उसको यूटिलाइज करने का एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाएगा। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड, इंडिया पॉसेस अबेंडेंट रिसोर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ये भी नहीं है कि हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है, अबेंडेंट नहीं है। फोर्थ है, ग्रीन हाइड्रोजन इज प्राइमरली सीन एज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू एनर्जी चैलेंजेस। नहीं, इसको एज ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हम अभी तक कंसिडर नहीं कर रहे हैं। फोर्थ है, वर्ल्ड बैंक हैज अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन हाइड्रोजन इकोनॉमी। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। सो इसका आंसर आ जाएगा 2। सेकंड क्वेश्चन है दैट कंसीडरिंग इंडियाज वास्ट पॉपुलेशन, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन और एनर्जी डिमांड को समझते हैं तो हाउ माइट द स्केलिंग अप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज करने से हमारी कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रिड स्टेबिलिटी पे किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, राइट। अब ग्रिड स्टेबिलिटी क्या होती है? जैसे मैंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी बनाना चैलेंज नहीं है, बट वो बना के स्टोर करना और स्टोर करके उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये दो सबसे बड़े चैलेंज है। ओके, तो यहां पे ये एक मेजर कंसर्न रहता है। तो यहां पे हमें ये चीज देखनी है कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि इनहैंस एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्रिड स्टेबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन। नो। सेकेंड है दैट पोस्ट चैलेंजेस, यानी कि किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है इसको, कि ये हमारे लिए एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है टू ग्रिड इंटीग्रेशन एंड बैलेंसिंग इंटरमीडिएट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यानी कि हमें ग्रिड्स को इंटीग्रेट करने का एक चैलेंज क्रिएट हो रहा है। थर्ड है कि रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स बट इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। नो। फोर्थ है लीड टू ओवर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिक्रीज एनर्जी प्राइसेस। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। फिफ्थ है हैव मिनिमल इंपैक्ट ऑन एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्रिड स्टेबिलिटी। दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। थर्ड है वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्वमेंट इन एनर्जी सेक्टर कुड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस, यानी कि वर्ल्ड बैंक अगर एनर्जी सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो ये क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट। तो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस एंड मार्केट डायनामिक्स नहीं, एनर्जी प्राइसेस और मार्केट डायनामिक्स में ये किस तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। ओके, सेकेंड है द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन। यस, दिस इज राइट कि हम द ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को ये काफी ज्यादा इंपैक्ट करेगा। थर्ड, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज की, ये मतलब एक बहुत ही इनडायरेक्ट वे में ये इंपैक्ट कर सकता है। दिस इज नॉट द डायरेक्ट वे, तो हम एक बार इस पे नहीं जा रहे हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज को हम समझते हैं जिसके अंदर सेबी ने एक बेसिक डीमेट अकाउंट की लिमिट को इंक्रीज किया है टू 10 लाख रुपीस। पहले ये कितना हुआ करता था? 2 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख रुपीस तक का ये लिमिट हुआ करता था, जिससे उसको इंक्रीज करके 10 लाख कर दिया ताकि उसके अंदर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। अब इसके अंदर कीवर्ड क्या है? पहला तो है सेबी, तो आप लोग ये मेरे को बताओगे कि सेबी कब स्टैब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। और दूसरा है बेसिक डीमेट अकाउंट, जो मैं आपको बताऊंगा। अब डीमेट अकाउंट का मतलब क्या होता है? डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। ये डीमेट अकाउंट को क्यों यूज किया जाता है? ताकि आप
आईपीओ में इन्वेस्ट करो, आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो, आप ट्रेडिंग करो, तो जब भी मेरे को कोई भी तरीके की ट्रेडिंग करनी है या आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो वहां पे मैं डीमैट अकाउंट को यूज करूंगा। तो सेबी ने क्या किया है कि जो बेसिक डीमैट अकाउंट है उसकी लिमिट इंक्रीज कर दी है 2 लाख से 10 लाख रुपए तक की। ओके, अब इसके बेसिस पे न्यूज समझते हैं कि कौन सी रेगुलेटरी बॉडी ने has recently increased the threshold for basic service demat account कि basic service demat account के लिए कौन सी बॉडी ने ये थ्रेशोल्ड को इंक्रीज किया है। तो ये तो अभी हमने देखा कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेकेंड है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट थ्रेशोल्ड, कि इसका प्राइमरी पर्पस क्या है। तो जैसे हमने क्या देखा कि इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, इज टू बूस्ट पार्टिसिपेशन, कि हमें पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है, और ये कब से फोर्स होगा, 1 सितंबर से रहेगा। ओके, तो इसका अगर आंसर पढ़ते हैं हम, टू रिस्ट्रिक्ट स्मॉल इन्वेस्टर्स, नहीं, क्योंकि उसके अंदर पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना, ना कि रिस्ट्रिक्ट करना है। सेकेंड, टू एंकरेज मोर पार्टिसिपेशन ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट, यस दिस इज राइट, क्योंकि जो बीएसडी है, दैट इज बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट, ये किसके लिए है, फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए है, राइट क्योंकि तभी तो 2 लाख से 10 लाख तक का किया है, तो दैट इज फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। जो 10 लाख से ज्यादा करेगा वो दैट इज फॉर बिग इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा, राइट, दिस स्टेटमेंट इज राइट। थर्ड है, टू डिस्करेज द यूज ऑफ बीएसडीए, नहीं, ऐसा भी नहीं कहा है। फोर्थ इज टू इंक्रीज द फीस चार्ज, कि फीस चार्ज को इंक्रीज करने का भी नहीं कहा है। फिफ्थ, टू अलाइन इंडिया विथ इंटरनेशनल मार्केट स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल मार्केट स्टैंडर्ड से भी कनेक्ट करने का ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जा रहा है, ऑप्शन बी, दैट इज टू इंकरेज मोर पार्टिसिपेशन ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट, क्योंकि इंडिया में स्मॉल इन्वेस्टर्स के नंबर काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू बिग इन्वेस्टर्स, यानी कि लोगों के पास 5 से 10 लाख रुपए पड़े हैं जो वो रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट लोगों के पास 50 लाख रुपए नहीं पड़े कि वो इन्वेस्ट कर सके। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव है। अब नेक्स्ट न्यूज है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनियन प्रीमियर की एक सर्विस इंट्रोड्यूस करी है फॉर हाई वैल्यूड कस्टमर। हाई वैल्यू कस्टमर्स यानी कि जो बड़े कस्टमर्स है, कहां पे, रूरल में और सेमी अर्बन मार्केट में। ओके, अब इसका कीवर्ड क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके बारे में आप लोग मेरे को बताओगे। दूसरा कीवर्ड क्या है कि यूनियन प्रीमियर के बारे में, राइट। यूनियन प्रीमियर क्या है कि ये वो है जो हमको हाई वैल्यूड कस्टमर के लिए एक प्रीमियर सर्विसेज दी जाएगी, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पर्सनलाइज बैंकिंग सर्विस दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, हाई वैल्यूड कस्टमर क्या होता है कि वो होता है जिसको एक बैंक पर्सनलाइज सर्विस देती है, यानी कि मैं एक बड़ा कस्टमर, मेरे पास एक ज्यादा पैसा है, तो बैंक क्या करेगी, मेरे को पर्सनली सर्विस देगी, मेरे को पर्सनली कॉल करेंगे, मेरे रिलेशनशिप मैनेजर मेरे को विजिट करके मेरे को बताएंगे कि आपके पास इतना फंड है तो आप ये फंड का इस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हो, या फिर अगर मेरी कोई इश्यू होगी तो वो डायरेक्ट रिजॉल्व होगी। तो ये क्या होगा कि हाई वैल्यूड कस्टमर को पर्सनलाइज सर्विस दी जाएगी, यानी कि स्पेसिफिकली वो कस्टमर के लिए सर्विस दिया जाएगा। तो वो कब होगा, जब मैं बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा मेरे पास। ओके, तो यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस फॉर हाई वैल्यूड कस्टमर्स, ये कौन से एरिया के लिए किया है, ये मेजरली रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स के लिए किया गया है। तो इसके अंदर कीवर्ड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन प्रीमियर और हाई वैल्यू कस्टमर। हाई वैल्यू कस्टमर्स चलो ठीक है, इसका आप एक मेरे को बता दो कि हाई वैल्यू कस्टमर का थ्रेशोल्ड क्या रखा है, यानी कि कितना पैसा होगा मेरे पास कि मैं एक हाई वैल्यूड कस्टमर बन जाऊंगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए। ओके, तो यहां पे है फॉर विच टाइप ऑफ कस्टमर्स आर दीज यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस डिजाइन, की यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस किसके लिए डिजाइन की गई है, जैसे हमने देखा हाई वैल्यूड कस्टमर के लिए की है, ना कि लो इनकम के लिए, ना ही स्टूडेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी नहीं, और स्मॉल बिजनेस के लिए भी नहीं। व्हाट काइंड ऑफ सर्विस कैन कस्टमर्स एक्सपेक्ट, कि कस्टमर क्या टाइप की सर्विस एक्सपेक्ट कर सकता है एट द यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस, कि ये सारे ब्रांचेस में वो क्या टाइप की सर्विस एक्सपेक्ट करेगा। तो इसके अंदर या तो वो पर्सनलाइज बैंकिंग सर्विस ओनली, सॉरी बेसिक बैंकिंग सर्विस ओनली, नहीं, अगर बेसिक ही लेनी है तो वो बेसिक बैंक मेरे को दे ही रही है, बट ये क्या है, ये पर्सनलाइज बैंकिंग सर्विस देगा। सो दिस इज राइट। लिमिटेड बैंकिंग आवर्स, नहीं। हायर ट्रांजेक्शन चार्जेस, ये भी नहीं। ओनली डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, ये भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पर्सनलाइज बैंकिंग सर्विस उसको दी जाएगी। ओके, फिर आ जाता है कि आरबीआई ज्वाइंस
प्रोजेक्ट नेक्सस कि आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन किया है टू इनेबल क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स, यानी कि जो क्रॉस बॉर्डर के रिटेल पेमेंट्स है उसके लिए आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या आ गए? कीवर्ड आ गया, एक आरबीआई के बारे में आ गया, दूसरा कीवर्ड आ गया प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में आ गया, और क्रॉस बॉर्डर तो हमें चलो पता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते तो उसको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन से कहा जाता है। तो आरबीआई के बारे में आप मेरे को बताओगे और प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है। कि ये एक ग्लोबल लेवल पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करवाता है, बट इसका एक स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कि ये आपको एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा फॉर साइबर सिक्योरिटी या वेरियस पर्पसेस के लिए। तो यहाँ पे आपका ये रहेगा कि पहले जो आपकी डोमेस्टिक सर्विसेज है, यानी कि जो डोमेस्टिक पेमेंट होता है उसमें एक स्ट्रेंथन करेगा, राइट, एंड फिर वहां से क्रॉस बॉर्डर पे जाएगा। अब आरबीआई इसको क्यों ज्वाइन करना चाहता है? क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी जो डोमेस्टिक पेमेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, फॉर एग्जांपल यूपीआई। तो हमारे पास यूपीआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और आरबीआई चाहता है कि इंडिया अपना यूपीआई बाकी सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करे। ओके, यानी कि मैं जितनी कंट्री में यूपीआई एक्सपोर्ट करूंगा उतना मेरा डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन इंक्रीज होगा। अब मेरा डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन इंक्रीज होगा यानी कि मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म इंक्रीज होगा, तो इंडिया की जो करेंसी है, जो रुपी है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि वो सब इसको यूज करेंगे, तो इंडिया यूपीआई को एक्सपोर्ट करेगा बाकी सारे देशों में। तो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है टू ज्वाइन प्रोजेक्ट नेक्सस। बाकी प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करवाता है, राइट, एंड यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी देगा कि आप अपने डोमेस्टिकली जो भी आपके ट्रांजैक्शन या पेमेंट हो रहे हैं उसको आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करो और फिर उसको आप यूज करो फॉर क्रॉस बॉर्डर के लिए, राइट। अब मेरे को मेरे डोमेस्टिकली और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है तो मेरे को प्रोजेक्ट नेक्सस टेक्नोलॉजी देगा कि मैं यूपीआई को और बेहतर तरीके से कैसे यूज कर सकता हूं। वो टेक्नोलॉजी कोई और कंट्री की होगी, ओके, और इंडिया ये यूपीआई कोई और कंट्री को देगा वाया प्रोजेक्ट नेक्सस से, ओके। तो ये चीज है। तो यहां पे होता है कि सिंपल सा सवाल है कि इनमें से कौन सी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हैज रिसेंटली ज्वाइन द प्रोजेक्ट नेक्सस की प्रोजेक्ट नेक्सस में से किसने ज्वाइन किया है? सो दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाउ विल इंडिया बेनिफिट फ्रॉम ज्वाइनिंग प्रोजेक्ट नेक्सस, कि इंडिया को इससे फायदा किस तरीके से मिलेगा? तो यहां से हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस होगा फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, यस, ये रिड्यूस होगा। देन फास्टर रेमिटेंस सर्विसेज, ये भी बढ़ेगा। इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी बढ़ेगा। सो आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबाउ, यानी कि 4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ माइट प्रोजेक्ट नेक्सस इन्फ्लुएंस इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप, की ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप में इंडिया की पोजीशन को प्रोजेक्ट नेक्सस कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? तो हमने क्या बताया कि आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन करने का, कि वहां से अच्छी टेक्नोलॉजी लेनी है और हमारा यूपीआई को पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना है, राइट, कि यूपीआई सर्विसेज को पूरा वर्ल्ड उसको यूज करे। तो हम कह सकते हैं कि ये इंडिया का रोल को स्ट्रेंथन करेगा एज अ फाइनेंशियल हब, यस, दिस इज राइट। It will increase India's dependence on global financial system. That is wrong. It will have minimal impact in India's global financial standing, कि बहुत कम impact होगा. That is also wrong. It will decrease India's attractiveness for foreign investment, कि क्या ये decrease करेगा? ये भी wrong है, और none of the above भी wrong है। तो correct answer आ गया option A, that is it will strengthen India's role as a financial hub. Okay. अब next news है कि जो ICICI बैंक है उसने प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड इशू करना स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, राइट। अब इसके अंदर कीवर्ड क्या, 2 कीवर्ड है, एक आईसीआईसीआई बैंक जिसके बारे में आप मेरे को बताओगे, और दूसरा है सेफिरो फॉरेक्स कार्ड। अब सेफिरो फॉरेक्स कार्ड क्या होता है कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए दिया जाता है, राइट, यानी कि यहाँ पे एक आपको फॉरेक्स कार्ड की सर्विस दी जाती है जिसके थ्रू आप अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, राइट। आप अपने जो स्टूडेंट होता है वो खुद के लिए यूज कर सकता है फॉर वेरियस पर्पस के लिए, अपनी फीस पे करने के लिए, अपना रेंट देने के लिए, अपनी बुक्स खरीदने के लिए, एक्सेट्रा, राइट। तो ये क्या है, फॉरेक्स कार्ड है। तो इसमें वो अपनी करेंसी भी डिपॉजिट कर सकता है फॉर वेरियस पर्पस के लिए, ओके, डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन करेंसीज।
तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है फॉर प्रीपेड, एज अ प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पे जो बेनिफिट मिलेगा दैट इज अप टू 15,000 अलॉन्ग विथ एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस, कि जो भी एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस होंगे वो भी इसके अंदर दिए जाएंगे। ओके, अब इस पे न्यूज देख एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट हाउ कैन a forex card like ICICI Bank student Safiro forex card benefit a student preparing for competitive exam abroad। कि मैं अगर competitive exam के लिए prepare कर रहा हूं abroad में, यानी कि foreign country में, तो मेरे को ये Safiro forex card किस तरीके से benefit करेगा। तो ये क्या करेगा, ये मेरे को easy access देगा for exam fees and living expenses के लिए। yes it is right। वो मेरे को कंपिटेटिव एक्सचेंज रेट्स देगा, दैट इज ऑल्सो राइट। वो मेरे को ये भी इंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ड्यूरिंग माय एग्जाम प्रिपरेशन पीरियड, दैट इज ऑल्सो राइट। वो मेरे को डिस्काउंट भी देगा ऑन एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल्स के लिए, दैट इज ऑल्सो राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। तो अगर ये 4 पॉइंट आपने समझ लिए तो आपको सेफिरो फॉरेक्स कार्ड समझ आ गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है कि नाबार्ड ने ऑनलाइन पब्लिक सेक्टर बैंक लोन्स को इंटीग्रेट किया है टू जन सुरक्षा स्कीम्स अक्रॉस 43 रीजनल रूरल बैंक। तो 3 कीवर्ड है इसके अंदर। पहला क्या है, नाबार्ड, जिसके बारे में आप मेरे को बताओगे। दूसरा है रीजनल रूरल बैंक, अगेन आप मेरे को बताओगे। और थर्ड है जन सुरक्षा स्कीम, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो जन सुरक्षा स्कीम क्या है कि इसके अंदर जो भी हमारे पास सोशल सिक्योरिटी स्कीम है एज अ कंट्री, उन सब का एक ग्रुप हो जाएगा, राइट। सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है कि मेरे को जब बूढ़ा हो जाऊं तो रिटायरमेंट के बाद मेरे को पेंशन मिलना चाहिए, मेरे को इंश्योरेंस मिलना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सोशल सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो इंडिया में कौन कौन सी टाइप की सोशल सिक्योरिटी है वो आप मेरे को बताइए। तो वो सारी सिक्योरिटीज को एक साथ ग्रुप किया गया है, और वो ग्रुप किसके अंदर किया है, अंडर जन सुरक्षा स्कीम, कि इसके अंदर ये ग्रुप किया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, क्यों? क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इंक्रीज करना है फॉर इट्स सिटीजन्स के लिए। तो इसके अंदर ये स्कीम क्या क्या कवर करती है, ये रिस्क कवर करती है, कोई भी एक्सीडेंटल डेथ कवर करती है, डिसेबिलिटी कवर करती है, और ओल्ड एज भी कवर करती है। यानी कि इंश्योरेंस एज वेल एज पेंशन, ये दोनों ही चीज कवर हो रही है ये पर्टिकुलर स्कीम में, जिसके अंदर ग्रुप है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो इंडिया में कौन कौन सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अब क्वेश्चन समझते हैं, दैट हाउ कैन नाबार्ड लिवरेज इट्स एक्सपर्टीज इन रूरल डेवलपमेंट सपोर्ट द इंटीग्रेशन प्रोसेस। क्योंकि न्यूज क्या है कि न्यूज में क्या बोला है कि नाबार्ड ने जो ऑनलाइन पब्लिक सेक्टर बैंक लोन्स है उसको इंटीग्रेट किया है टू जन सुरक्षा स्कीम अक्रॉस 43 रीजनल रूरल बैंक। ये रूरल बैंक्स है, आरआरबीज, राइट, ये रूरल बैंक है। तो वहां पे ये लोन को इंटीग्रेट किया जाता है वाया पर्टिकुलर दिस सोशल सेक्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू। ओके, तो ये किस तरीके से ये इंटीग्रेशन प्रोसेस की नाबार्ड ने अपना एक्सपर्टीज रूरल डेवलपमेंट में लेके आएगा, और वो सपोर्ट करेगा इंटीग्रेशन प्रोसेस कैसे। तो किस तरीके से सपोर्ट करेगा कि नाबार्ड वहां पे अपनी फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देगा टू आरआरबीज। यस, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम करेगा फॉर आरआरबी स्टाफ के लिए, दैट इज ऑल्सो राइट। वो फैसिलिटेट करेगा पार्टनरशिप विद इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, दैट इज ऑल्सो राइट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ दी अबाउ। ओके, नेक्स्ट है कि एसबीआई सेलिब्रेट कर रहा है अपना 69th फाउंडेशन डे। ये कब आता है, कौन सी डेट है, ये आप मेरे को बताइए। कि 69th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है विद 11 न्यू इनिशिएटिव टू इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंसेस। कि इन्होंने 11 नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें से एक जो मैं अभी डिस्कस करूंगा दैट इज फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, राइट। बाकी के क्या इनिशिएटिव्स है वो आप मेरे को बताइए कि क्या टाइप के इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसके अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है। ओके, तो उसके अंदर एसबीआई ने बोला है कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा कि दैट विच ऑफ द एसबीआई's न्यूली लॉन्च इनिशिएटिव इज लाइकली टू हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन।
कि जो नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, ये जैसे ये 5 है, टोटल 11 है, उसमें से 5 यहाँ मैंने लिखे हैं, उसमें से एक इनिशिएटिव है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या था, जो हमने पहले भी वीडियोस में समझा था, कि इसका मतलब क्या है कि इंडिया में सबको बैंकिंग सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो जितनों के पास बैंकिंग सर्विसेज होगी, उतना लोगों के पास अपना पैसा डिपॉजिट कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, दैट मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन रहेगा। तो ये क्या कब रहेगा, टैप एंड पे फीचर और भीम एसबीआई, की भीम एसबीआई पे टैप एंड पे फीचर से फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं बढ़ेगा, उससे आपका टेक्नोलॉजी से वो हो रहा है। सेकंड, एंड टू एंड डिजिटल लोन्स, कि डिजिटल लोन्स देना है अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, तो उससे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं बढ़ रहा है। थर्ड है लॉन्च ऑफ 35 न्यू एग्रीकल्चर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर्स। यस, दिस इज राइट, कि यहां से क्या होगा कि एग्रीकल्चर की सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर्स लॉन्च की गई है 35, तो यहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, राइट, कि यहां पे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग फंड दिया जाएगा टू फार्मर्स। टू रीवैम्प एसएमईसी मॉडल, ये भी नहीं। ओपनिंग ऑफ न्यू कॉन्टैक्ट सेंटर्स, ये भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज लॉन्च ऑफ 35 न्यू एग्रीकल्चर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर्स। नेक्स्ट है दैट एशियन डेवलपमेंट बैंक्स एंड एनजीएसए, ये एक फ्रांस की कंपनी है, उन्होंने पार्टनर किया है टू बिल्ड 400 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्लांट इन गुजरात, राइट। तो इसके अंदर कीवर्ड क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में इतना नहीं पूछेंगे। पार्टनर टू बिल्ड 400 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्लांट इन गुजरात। तो ये क्या है कि ये कहां पे सेटअप हो रहा है, गुजरात में सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट, राइट, सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में ये सेटअप किया जा रहा है। तो ये क्या है कि ये एक लॉन्ग टर्म लोकल करेंसी लोन एग्रीमेंट है, कि लोकल करेंसी में आपका लोन एग्रीमेंट रहेगा विद द फ्रांस बेस्ड एनजी ग्रुप, जो यहाँ पे अराउंड 400 मेगावाट का सोलार पावर सेटअप करेगा इन सुंदर नगर डिस्ट्रिक्ट, सॉरी इन सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट, राइट। ओके, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर साल ऑलमोस्ट 800 गीगावाट का सोलार एनर्जी प्रोड्यूस किया जाएगा अगले 25 साल में, और इससे क्या होगा कि ऑलमोस्ट 6.62 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड हम अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि ये क्लाइमेट चेंज को काफी ज्यादा रोक सकता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर न्यूज है। इस पे क्वेश्चन समझते हैं, दैट हाउ कैन द एशियन डेवलपमेंट बैंक सपोर्ट एनजी इन मिटिगेटिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द सोलर पावर प्रोजेक्ट, राइट, कि सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक किस तरीके से इसको सपोर्ट कर रहा है। तो वहां पे क्या कर रहा है कि वो उसको फाइनेंशियल गारंटी दे रहा है, राइट, वो टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा है, वो नॉलेज शेयरिंग दे रहा है, इनफैक्ट वो मार्केट रिसर्च भी दे रहा है। तो आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबाउ। नेक्स्ट है दैट पेटीएम लॉन्चेस हेल्थ साथी प्लान फॉर इट्स मर्चेंट पार्टनर, यानी कि यहाँ पे कीवर्ड क्या है, एक तो पेटीएम है जिसके बारे में आप मेरे को बताओगे, फिर आ जाता है हेल्थ साथी प्लान जो मैं बताऊंगा, और दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है मर्चेंट पार्टनर, यानी कि जो मर्चेंट पार्टनर होते हैं उसके, उनके लिए हेल्थ साथी का प्लान लाया है पेटीएम। क्यों लाया, क्योंकि इससे वो चाहता है कि मर्चेंट लॉयल्टी रहे, कि वो सारे मर्चेंट्स पेटीएम से लॉयल रहे, और वो गूगल पे या बाकी सब जगह पे, फोन पे या वो सब के मर्चेंट ना बने, वो पेटीएम के ही मर्चेंट रहे। और इसके लिए उनको हेल्थ साथी की एक स्कीम लाया कि उनमें उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी देगा जो मर्चेंट है, राइट। तो इस तरीके से ये एक हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए। तो वेर इज पेटीएम हेल्थ साथी के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। दिस इज अ कंप्रिहेंसिव हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान, कि यहाँ पे हेल्थ और इनकम प्रोटेक्शन प्लान है जो डिजाइन की गई है स्पेसिफिकली फॉर पेटीएम्स मर्चेंट पार्टनर, कि जो उसके मर्चेंट पार्टनर है उसके लिए ये डिजाइन की गई है। और ये क्या ऑफर करता है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर बेनिफिट एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, कि आपको हेल्थ केयर की बेनिफिट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देगा, एंड इनफैक्ट ये आपको कंट्रीब्यूट करेगा कि मर्चेंट लॉयल्टी रहे और वो गूगल पे या फोन पे या कोई और टाइप के मर्चेंट पे ना जाए। तो इसे हेल्थ केयर रहेगा, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रहेगा और कॉस्ट सेविंग भी रहेगा। इस पे क्वेश्चन समझते हैं कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्चिंग द हेल्थ साथी प्लान, दैट इज टू इनहेंस मर्चेंट लॉयल्टी, क्योंकि इससे पेटीएम यूजर बेस नहीं बढ़ेगा, ये यूजर के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, ये मर्चेंट के लिए हेल्थ साथी स्कीम है।
कि मैं पेटीएम यूज कर रहा हूं तो मेरे को ये स्कीम नहीं दी गई है। मैं जहां पे जिसका क्यूआर कोड स्कैन कर रहा हूं ना पेटीएम का, जो शॉप वाला है वो उसका मर्चेंट है, तो वो मर्चेंट के लिए हेल्थ साथी की स्कीम आई गई है जो उसको हेल्प करेगी, राइट। तो इससे मर्चेंट लॉयल रहेगा। डिजिटल पेमेंट इससे इंक्रीज नहीं होगा, ऐसा कुछ प्लान नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी ऐसा प्लान नहीं है, तो ऑल अबाउ अबाउ भी नहीं है। तो इसका क्या पॉइंट आ गया, मर्चेंट लॉयल्टी रहेगी। नेक्स्ट है कि बीएसएफ और एसबीआई ने कोलैबोरेट किया है फॉर ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन श्रीनगर। अब आप मेरे को बताओगे कि बीएसएफ कब इस्टेब्लिश हुआ था, राइट, और इसकी मेजर स्टैंडिंग फोर्स कहां पे है। बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं, तो इस पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया है फॉर ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन श्रीनगर। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही है बीएसएफ एंड एसबीआई, बट जो टिपिकल क्वेश्चन होता है कि विच ग्रुप ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन द ट्री प्लांटेशन ड्राइव, कि इसमें से किस किस ने पार्टिसिपेट किया है। तो बीएसएफ ऑफिशियल्स ओनली, एसबीआई ऑफिशियल्स ओनली, नहीं, ये दोनों ही रॉन्ग है। बीएसएफ ऑफिशियल्स, एसबीआई ऑफिशियल्स एंड स्कूल चिल्ड्रन, की स्कूल के बच्चे भी इसका पार्ट रहेंगे। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टाटा एसेट मैनेजमेंट लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट टूरिज्म इंडेक्स फंड, यानी कि टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए एक फंड रिलीज किया गया है कि इंडिया में आप इस तरीके से टूरिज्म को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें सवाल ये बनता है कि हाउ माइट द लॉन्च ऑफ टूरिज्म इंडेक्स फंड इम्पैक्ट द इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री एज अ होल, कि जो टूरिज्म इंडेक्स फंड है वो इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री एज अ होल को वो किस तरीके से इंपैक्ट करता है। तो पहला है, क्या वो इंक्रीज कर रहा है इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट का इन टूरिज्म रिलेटेड कंपनीज, यस। वो पोटेंशियली फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यस। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, यस। एंड इट इज इंप्रूविंग टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स, सो दैट इज आल्सो यस। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, कि वो जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट है इन टूरिज्म रिलेटेड कंपनी उसका इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इससे इंक्रीज होगा, टूरिज्म का स्टैटिस्टिक्स बढ़ेगा, सो ऑल ऑफ द अबव रहेगा। नेक्स्ट है दैट पंजाब नेशनल बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है सेफ्टी रिंग मैकेनिज्म टू इनहेंस सिक्योरिटी फॉर इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग यूजर। तो दो कीवर्ड है, पंजाब नेशनल बैंक जिसके बारे में आप मेरे को बताओगे, और दूसरा है सेफ्टी रिंग मैकेनिज्म। नाउ व्हाट इज सेफ्टी रिंग मैकेनिज्म, कि ये आपको साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर फ्रॉड्स है उससे बचाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ओके, बट ये क्या है, ये एक ऑप्शनल सर्विस है कि आपको लेनी है तो ठीक है, नहीं लेनी है तो भी ठीक है। बट ये क्या कर रहा है कि ये आपको एक एक्स्ट्रा लेयर दे रहा है प्रोटेक्शन का फॉर योर टर्म डिपॉजिट। और ये सेफ्टी रिंग मैकेनिज्म में क्या करता है कि ये आपको एक लिमिटेशन लाता है, कि आपकी एक डेली लिमिट लाएगा कि आपको कितना विड्रॉ करना चाहिए फ्रॉम योर टर्म डिपॉजिट थ्रू ऑनलाइन चैनल, दैट इज इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। यानी कि आपको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से कितना विड्रॉ करना चाहिए उसकी एक लिमिट बताता है। बाकी आप ऑफलाइन भी जाते हो तो वो आप कर सकते हो, बट ये एक ऑप्शनल है, राइट। ये एक ऑप्शनल सर्विस है, सो दैट इज द सेफ्टी रिंग जो पंजाब नेशनल बैंक ने लाया है। अब ये इसका प्राइमरी पर्पस क्या था, दैट इज द साइबर फ्रॉड से बचाना है, राइट। यानी टू इंक्रीज सिक्योरिटी फॉर इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, की जो मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट है उसकी सिक्योरिटी को इंक्रीज करना है, ना कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना है। प्रोसेसिंग फी तो कम होगी नहीं, डिजिटल पेमेंट प्रमोट ही नहीं हो रहा है, कस्टमर सर्विस का भी नहीं है। इसका मेन क्या है कि जो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज है उसके अंदर और भी ज्यादा सिक्योरिटी लाना है, कि साइबर फ्रॉड को कम करना है। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आया गया है। ये कौन लेके आया है, ये आरबीआई। अब इसके अंदर क्या बताया कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स। तो कीवर्ड्स क्या है इसके अंदर, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब हमें पता ही है, तो सेकंड कीवर्ड आ गया फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, और थर्ड आ गया आरबीआई के बारे में। ओके, अभी इंडेक्स में मेरे को आप ये बताइए कि ये कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है इंडिया में। ओके, क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किससे इंक्रीज हुआ है। तो इसमें क्या है कि बैंकिंग ब्रांचेस बढ़ी है उससे हुआ है,
डिजिटल पेमेंट इंक्रीज हुआ है उससे हुआ है, और लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी दी है उससे भी हुआ है, तो आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबाउ। नेक्स्ट है कि आरबीआई एक्सपांड्स द स्कोप फॉर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, की जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है उसका स्कोप को इंक्रीज किया है आरबीआई ने, राइट, कि पहले उसका स्कोप कम था, अब उसके अंदर आप और भी ज्यादा स्कोप इंक्रीज कर दिया, यानी कि आप उसके अंदर मल्टीपल चीजें अब कर सकते हो। ओके, सो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या होती है? ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी थी, क्यों? टू सिंप्लीफाई सेंडिंग मनी अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, की इंडियन स्टूडेंट्स को अगर आप पैसे भेजते तो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया था। अब इसके अंदर क्या है कि जो चेंज किया इसके अंदर, कि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है इंक्लूडिंग माइनर्स है, वो कितना रेमिटेंस भेज सकते हैं? अप टू $22 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, की एक फाइनेंशियल ईयर में वो इतना भेज सकते हैं फॉर एनी परमिसिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए। अब जो रेमिटेड फंड है वो वेरियस पर्पस के लिए यूज हो सकता है, एजुकेशन के लिए यूज हो सकता है, ट्रैवल के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी तरीके का गिफ्ट, इन्वेस्टमेंट या फिर एक्सेट्रा चीजों के लिए ये यूज कर सकते हैं। तो इसका प्राइमरी एम क्या है? टू एक्सपांडिंग द एलआरएस। इसका प्राइमरी एम क्या है? इसका प्राइमरी एम ये है टू सॉरी यस, टू फैसिलिटेट इजियर ओवरसीज ट्रांजैक्शन फॉर रेसिडेंट, कि रेसिडेंट्स के लिए ओवरसीज ट्रांजैक्शन को और भी इजी करने का ऑब्जेक्टिव रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है दैट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को आरबीआई ने अप्रूवल दिया है टू बिकम द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, राइट, कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को आरबीआई का अप्रूवल मिल चुका है, राइट। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, कि इसका कन्वर्जन ला रहे हैं हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो उसका एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या है? अब क्यों ये इसको कहा जाता है कि इतना बड़ा इश्यू क्यों बन रहा है इस पे? क्योंकि जियो एक बहुत ही बड़ी कंपनी से बिलोंग करती है, दैट इज रिलायंस, तो इसके पास बहुत ज्यादा फंडिंग है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो ये जब मार्केट में पैसा लाएगा तो बहुत ज्यादा लाएगा, तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है इन वेरियस सेगमेंट्स, लाइक कि ये लेंडिंग एक्टिविटीज इंक्रीज हो सकती है इंडिया में, यस, कि फोकस एंड होल्डिंग एक्टिविटीज इंक्रीज हो सकती है, यहाँ पे नई टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज आ सकती है, एंड इनफैक्ट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी कम हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबाउ। नेक्स्ट है दैट नाबार्ड हैज लॉन्चेस 750 करोड़ फॉर एग्रीश्योर। तो दो कीवर्ड है, पहला है नाबार्ड और दूसरा है एग्रीश्योर, कि ताकि एग्रीकल्चर में इनोवेशन को वो प्रमोट कर सके। ओके, तो नाबार्ड के बारे में आप लोग मेरे को बताओगे, एग्रीश्योर का मैं बताता हूं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। दैट एग्रीकल्चर फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, की जो भी स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस है उनके लिए फंड दिया जाएगा, क्यों? ताकि इंडिया में इनोवेशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो पाए, राइट। तो ये कौन इनिशिएट कर रहा है? ये नाबार्ड कर रहा है, कि इंडिया में जो भी स्टार्टअप है विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर को और जो रूरल एंटरप्राइजेस है उनको ये फंड दिया जाए, ताकि इनोवेशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो, पर्टिकुलरली इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर, की एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेटिव सॉल्यूशंस आने ज्यादा जरूरी है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीश्योर फंड, की एग्रीश्योर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, कि यहाँ पे किसानों को लोन नहीं दिया जा रहा, प्लीज इससे कंफ्यूज मत होना, किसानों को लोन नहीं दिया जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है कि जो स्टार्टअप है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके उनको लोन दिया जा रहा है, ताकि यहाँ पे इनोवेशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो। ओके, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का भी नहीं है, फार्मर्स इनकम का भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट ब्रांच एक्स बिकम्स इंडियाज फर्स्ट नियो बैंक टू लॉन्च ओएनडीसी लोन्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इसके अंदर तीन कीवर्ड है, पहला है ब्रांच एक्स, दूसरा है नियो बैंक, तीसरा है ओएनडीसी। ओके, तीनों का मतलब मैं ही समझाऊंगा आपको, राइट। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब हमें पता चल गया है, तो सबसे पहले देखते हैं कि नियो बैंक क्या है, कि नियो मतलब हो जाता है न्यू, नियो का मतलब होता है न्यू, तो ये क्या है? ये डिजिटल ओनली बैंक है, कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिजिटल सर्विस देगी, जो आप ऑपरेट करोगे एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन, कि सिर्फ ऑनलाइन रहेगा विदाउट फिजिकल ब्रांचेस, कि ये बैंक्स की फिजिकल ब्रांचेस है ही नहीं, ये पूरा ही ऑनलाइन चलेगा,
ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी ट्रेडिशनल बैंकिंग में इश्यूज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज, उनसे ओवरकम करना। तो ये और भी ज्यादा कन्वीनियंट बनाता है, एफिशिएंट बनाता है, एंड इनफैक्ट कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच भी रखता है टू दी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। फिर आ जाता है ओएनडीसी। अब आप मेरे को ये बताइए कि नियो बैंक के एग्जांपल्स क्या है, कि कौन कौन सी बैंक है जो नियो बैंक है। तो इसके एग्जांपल्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर सेकंड आ जाता है व्हाट इज ओएनडीसी। ओएनडीसी क्या है? दिस इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, की जो डिजिटल कॉमर्स है उसका एक ओपन नेटवर्क बनाया गया है। ये गवर्नमेंट बैंक इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है कि एक ओपन नेटवर्क बनाना फॉर ई कॉमर्स के लिए। यानी कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं मेरे प्रोडक्ट को ओएनडीसी पे डाल सकता हूं। दिस इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो यहां पे मेरे को क्या मिलेगा कि मेरे को मेरे प्रोडक्ट का एक ऑनलाइन रीच मिल जाएगा, ऑडियंस मिल जाएगी, और मैं कई सारी जगह पे मेरा प्रोडक्ट को बेच सकता हूं। तो जस्ट लाइक एन अमेजॉन टाइप का सा ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका ये क्या प्रमोट करता है? ओपन नेटवर्क फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स के लिए। फिर आ जाता है ब्रांच एक्स। इट्स अ ब्रांच एक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये नियो बैंक है जिसको डिजाइन किया गया है टू केटर द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके लिए ये चीज बनाया गया है ताकि ये और भी ज्यादा कन्वीनियंट रहे, एक्सेसिबल रहे और अफोर्डेबल रहे फॉर माइग्रेंट वर्कर, कि इनको ये माइग्रेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इनको कोई भी फिजिकल ब्रांच पे जाने की जरूरत नहीं, ये अपना पूरा ही बैंकिंग अपना ऑनलाइन देख सकते हैं। और ये जो अंडर सर्व्ड सेगमेंट है इंडिया के, उनमें ये लाना जरूरी है। बट यहाँ पे चैलेंज क्या आ जाता है कि यहाँ पे चैलेंज है कि आपको डिजिटल लिटरेसी का कॉन्सेप्ट है जो एक स्ट्रगल करता है, कि मेरे को डिजिटल फोन यूज करना सीखना पड़ेगा अगर मेरे को नियो बैंक की सर्विसेज अवेल करनी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग ओएनडीसी फॉर लोन डिसबर्समेंट। कि ओएनडीसी को अगर मैं यूज करता हूं फॉर लोन डिसबर्समेंट के लिए तो मेरा प्राइमरी बेनिफिट क्या रहेगा? कि लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा? नहीं। फास्टर लोन प्रोसेस होगा? नहीं। इंक्रीज लोन अमाउंट होगा? वो भी नहीं। वाइडर रीच फॉर बोरोवर्स, कि बोरोवर्स की वाइडर रीच होगी, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और भी ज्यादा बढ़ेगा। इंप्रूव कस्टमर सर्विस? ये भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वाइडर रीच फॉर बोरोवर्स, की बोरोवर्स के लिए और भी ज्यादा आप रीच इंक्रीज कर देते हो। नेक्स्ट है कि आईएमएफ ने रेज किए हैं इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट बाय 20 बेसिस पॉइंट टू 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। अब इसके अंदर कीवर्ड्स क्या है कि एक तो आईएमएफ है जिसके बारे में आप मेरे को बताओगे, दूसरा है जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक साल में कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है इंडिया में और उसकी वैल्यू क्या है, राइट? तो वो जो वैल्यू है ऑफ द गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर इन इंडिया, वो वैल्यू को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कंसिडर किया जाता है। ओके, सो व्हाट इंपैक्ट माइट दिस अपवर्ड रिवीजन हैव ऑन इन्वेस्टर सेंटिमेंट टुवर्ड्स इंडिया? अब सवाल ये बनता है कि जब आईएमएफ जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जब इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट करती है तो ये सारी ग्रोथ फोरकास्ट इतना ज्यादा न्यूज में क्यों आती है? क्योंकि जब एक इन्वेस्टर पैसा डालता है, यानी कि एक मैं ग्लोबल इन्वेस्टर हूं, मैं अलग अलग कंट्री में पैसा डाल रहा हूं। अब मेरे को दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप यूएसए में पैसा डाल सकते हो, आप इंडिया में पैसा डाल सकते हो। अब यूएसए में मैं नहीं डाल के मैं इंडिया में पैसा डालता हूं, जबकि यूएसए तो एक डेवलप कंट्री है तो मेरे को उसमें ज्यादा पैसा डालना चाहिए। इंडिया तो एक डेवलपिंग कंट्री है बट लोग इंडिया में ज्यादा डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि यूएसए का तो जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट होता है ना, वो ऑलमोस्ट 3% जितना होता है, 2 to 3%। वेर इज इंडिया का कितना है? 7%। यानी कि मैं अगर यहां पे 100 रुपए डालूंगा यूएसए में तो मेरे को कितना रुपए मिलेगा? 103 रुपए मिलेगा। बट अगर मैं 100 रुपए इंडिया में डालूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा? मेरे को 107 रुपए का रिटर्न मिलेगा, यानी कि यहां से मेरे को 4 रुपए ज्यादा मिलेंगे इंडिया में। तो ऐसे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू जो ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसलिए ये चीज हर साल या हर क्वार्टर में निकाली जाती है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोई भी कंट्री के लिए कि जो ग्रोथ फोरकास्ट किया गया है, क्योंकि उसी के बेस पे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो यही चीज देखता है। अब मान लीजिए कि आईएमएफ ने बोला है कि जो चाइना है वो अराउंड 8.5% से ग्रो करेगा,
तो जो 100 रुपए चाइना में डालेगा उसको 108.5 रुपीज मिलेगा, यानी कि इंडिया में डालने से 1.5 रुपए ज्यादा मिलने वाला है इसको, तो वो इसमें ज्यादा पैसा डालेगा। राइट, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके, तो ये अपर रिवीजन का टुवर्ड्स इंडिया में क्या इंपैक्ट होने वाला है फ्रॉम द इन्वेस्टर सेंटिमेंट, कि इन्वेस्टर इसको किस तरीके से देखेगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। यस, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हायर इनफ्लो आएगा। यस, हम ये भी कह सकते हैं कि इंडियन रुपी और भी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। तो कह सकता है ऑल ऑफ दी अबव का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है कि LIC और IDFC में कोलैबोरेशन हुआ है कि वो बैंक अश्योरेंस सर्विस देंगे। ना व्हाट इज बैंक अश्योरेंस, कि बैंक अश्योरेंस सर्विस क्या होती है, कि ये वो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस होती है जहां पे बैंक और इंश्योरेंस कंपनी मिलती है। राइट, तो ये पार्टनरशिप क्या अलाउ करता है कि जो बैंक है वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेच सकता है टू इट्स कस्टमर्स, एंड वहां पे अपने प्रोडक्ट की और ज्यादा वो एक्सपांड कर सकता है और खुद का रेवेन्यू को वो इंक्रीज कर सकता है। राइट, तो यहां पे बैंक क्या करता है, बैंक एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनता है। तो इसमें कैसा होता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी जिसके पास खुद के कंज्यूमर्स नहीं होते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूं कि वो मैं एक SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा या ICICI बैंक, जो भी बैंक से पॉसिबल होगा मैं उसके साथ कोलैबोरेट कर लूंगा। अब ये बैंक से क्या होंगे कि उनके खुद के कस्टमर्स होंगे, और वो जो बैंकिंग एजेंट्स होंगे वो क्या करेंगे कि अपने कस्टमर्स को बोलेंगे कि एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी आई है, आप अगर अभी लेते हो तो आपको ये फायदा होगा या ये नुकसान होगा एक्सेट्रा। तो इससे क्या होगा कि वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट धीरे धीरे बिकने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि वो सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उसका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट भी बिक जाएगा। ओके, तो सवाल ये बनता है कि हाउ कैन दिस पार्टनरशिप कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एजेंडा, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एजेंडा ये किस तरीके से इंक्रीज करेगा इंडिया में। तो हम कह सकते हैं कि वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की रीच को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, टू अंडरसर्व्ड सेगमेंट्स, की जो अंडरसर्व्ड सेगमेंट्स है उनके लिए कर रहा है। सेकंड, बाय लिवरेजिंग द ब्रांच नेटवर्क ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। यस, कि जो ब्रांच नेटवर्क है IDFC फर्स्ट बैंक की वो इंक्रीज कर रहा है, वो फाइनेंशियल लिटरेसी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। और हम कह सकते हैं बाय ऑफरिंग बंडल्ड इंश्योरेंस एंड बैंकिंग प्रोडक्ट। तो इन सब से क्या होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट है कि RBI ने एक पैनल बनाई थी कि जो व्हाइट लेबल ATMs होते हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए। राइट, अब जैसे हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है हमारे वीकली करंट अफेयर में कि दे आर टाइप्स ऑफ ATM। जैसे सबसे पहला आ जाता है व्हाइट लेबल ATM, ये ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग होती है, वेरेज इसके अंदर कैश एक स्पॉन्सर्ड बैंक लाती है। वेरेज ब्राउन लेबल ATM में क्या होता है कि दिस इज ओन्ड बाय बैंक, लेकिन इसका जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस होता है वो कोई थर्ड पार्टी करती है। ग्रीन लेबल ATM फॉर एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन के लिए, ऑरेंज लेबल ATM फॉर ट्रांजेक्टिंग शेयर्स के लिए, येलो लेबल फॉर ई-कॉमर्स के लिए, एंड पिंक लेबल इज फॉर वुमेन बैंकिंग के लिए किया जाता है। राइट, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं that what is the main difference between brown label ATM and white label ATM, यानी कि brown label ATM और white label ATM में सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि उसकी ओनरशिप चेंज होती है। राइट, जैसे व्हाइट लेबल में ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक है, वेरेस ब्राउन लेबल में ओन्ड बाय बैंक है, यानी कि यहां पे ओनर कौन है, एक नॉन बैंक है, और यहां पे ओनर एक बैंक रहती है। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन ब्राउन लेबल एंड व्हाइट लेबल के लिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि RBI ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का फ्रेमवर्क इशू किया है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ पे दो कीवर्ड है, एक है RBI जिसके बारे में हम बता ही चुके ऑलरेडी, और दूसरा है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या देखती है कि एक पर्टिकुलर बैंक है, उसके बैलेंस शीट में कुछ एसेट होते हैं, कुछ लायबिलिटी होते हैं। एक एसेट क्या होता है कि वो जो उसने मार्केट में लोन दिए हैं, वो लोन से उसको पैसा मिलने वाला, तो वो उसके एसेट होते हैं। बट कई बार कैसा होता है कि जहां से पैसा आना होता है वहां से पैसा नहीं आ रहा है,
और जिन्हें पैसा देना है, जो उसकी लायबिलिटी है, वो तो देना ही है। तो इससे क्या होगा कि एसेट धीरे धीरे कम होते जाएंगे और लायबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो बैलेंस शीट में एक मिसमैच हो गया, यानी कि इश्यू हो गया। तो तब अगर ऐसा रहता है तो आरबीआई वहां पे एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का फ्रेमवर्क लगाती है, जिससे उसकी बैलेंस शीट को वापस ठीक करने के लिए उसके अंदर कई सारी लिमिटेशंस लगाती है कि वो आपको और लोन नहीं देने देगी। वो आपको बोलेगी कि जो भी लोन आपने दिए हैं उसको पहले आप रिकवर करो, राइट, ताकि जो पब्लिक का पैसा है वो डूब ना जाए, लाइक कोई भी तरीके का स्कैम ना हो जाए, इस तरीके से। ओके, तो इस पे क्वेश्चन समझते हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है फॉर द पीसीए फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है? टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग नहीं, टू इंक्रीज लेंडिंग और एग्रीकल्चर ये भी नहीं, टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दिस इज राइट, टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स नहीं, टू इंक्रीज नंबर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ये भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि सिडबी ने $1 बिलियन का फंड लिया है फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग विथ 215 मिलियन फ्रॉम ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में आप मेरे को बताओगे कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जो डेवलप कंट्री है उनसे पैसा लिया जाता है ताकि डेवलपिंग कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग टेक्नोलॉजीज वो बना सके। सो दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव। ओके, अब ग्रीन फाइनेंसिंग हमें पता है कि जो एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम फाइनेंस को उठाएंगे उसको ग्रीन फाइनेंस कहा जाता है। तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइकली टू बी फंडेड अंडर दिस इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव में क्या टाइप के प्रोजेक्ट में फंडिंग मिलेगी? तो रिन्यूएबल एनर्जी पे मिलेगी, यस। एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स पे मिलेगी, यस, मतलब जो एनर्जी जहां पे जनरेट हो रही है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा रहा है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे रहेगा, यस। ग्रीन बिल्डिंग पे रहेगा, यस। सो आंसर आ गया ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने 5 एंटिटी सिलेक्ट करी है अंडर इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम। 2 कीवर्ड है, एक तो आरबीआई जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम्स जिसके बारे में हमारी वीकली करंट अफेयर में बहुत अच्छे से कवर किया है। फिर भी एक आपको ब्रीफ दे देता हूं कि आरबीआई ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम निकालता है कि जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू फिनटेक कंपनीज में, तो वो क्या करते हैं, एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में कुछ एंटिटीज को सिलेक्ट करते हैं कि आप अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट यहां पे टेस्ट कर सकते हो, जिसके अंदर लिमिटेड कंज्यूमर्स होंगे। और इसमें क्या देखा जाएगा कि कंपनी ये देखेगी कि उसके प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, और आरबीआई ये देखेगा कि इसके प्रोडक्ट का यहां आने से क्या इंपैक्ट होगा इकोनॉमी पे। तो एक असेसमेंट किया जाता है, तो उसको एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स किया जाता है, यानी कि एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में आप अपना नया प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो। अगर अच्छा रहा तो आप लॉन्च कर दो, वरना फिर मत करो, ऐसा। ओके, तो प्राइमरी पर्पस क्या है ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम्स का? कि ये है कि टू फोस्टर इनोवेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर, की जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर इनोवेशन को और भी ज्यादा इंक्रीज करना है। ये ना ही डिजिटल पेमेंट के लिए है, ना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ना ही फ्रॉड से बचाने के लिए, और ना ही फाइनेंशियल मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम्स फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। कि फाइनेंशियल सेक्टर में पोटेंशियल बेनिफिट क्या है फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए, फॉर ऑफ द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम्स के लिए क्या टाइप के बेनिफिट हो सकते हैं? तो पहला है कि कंपटीशन इंक्रीज करेगा, दूसरा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेगा, तीसरा है इनोवेशन को फोस्टर करेगा, फोर्थ है कस्टमर एक्सपीरियंस को भी वो इंप्रूव करेगा। सो हम कह सकते हैं कि आंसर वुड बी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट श्रीराम ग्रुप गेट्स आरबीआई अप्रूवल टू वेंचर इनटू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। हम एआरसी के बारे में काफी अच्छे से देख चुके हैं, फिर भी अगर हम ब्रीफ में समझते दैट एआरसी क्या होती है, कि ये वो टाइप की कंपनीज होती है जो बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को परचेज करती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो बैंक की बैलेंस शीट है उसको क्लीन रखना है, कि एसेट और लायबिलिटीज के बीच में एक बैलेंस रखना है, ताकि बैंक एक प्रॉफिट मेकिंग रहे, क्योंकि उसके अंदर वरना इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो हम कह सकते हैं दैट श्रीराम ने जो श्रीराम ग्रुप है उसको एक नॉड मिला है कि वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का पार्ट बन सकेगी, राइट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम सवाल ये बनता है कि दैट हाउ डू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हेल्प बैंक्स, कि ये बैंक को किस तरीके से हेल्प करती है? क्या उनके प्रॉफिट इंक्रीज करवाती है? नहीं।
क्या उनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव करती है? यस। क्या वो उनको लोन प्रोवाइड करती कस्टमर्स को? नहीं। क्या उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देती है? ये भी नहीं। क्या वो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करवाती है? ये भी नहीं। तो वो क्या कर रही है कि उसकी जो एसेट क्वालिटी है उसको इंप्रूव करवा रही है, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको परफॉर्मिंग एसेट करती है। कैसे? वो उनके परचेज करके और इन रिटर्न उनको वो पैसा दे देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन एआरसी कंट्रीब्यूट टू दी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि इंडिया में ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करेगा? तो हम कह सकते हैं बाय प्रिवेंटिंग बैंक फेलियर्स। यस, क्योंकि क्या हो रहा है कि मेरे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो एआरसी ले रहा है, तो मेरा बैंक फेलियर बच गया, ये हम कह सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि क्रेडिट एनवायरनमेंट को वो इंप्रूव कर रहा है। थर्ड, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वो रिसाइकल कर रहा है। फोर्थ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी वो प्रमोट कर रहा है। तो आंसर आ गया फिफ्थ, ऑल ऑफ दी अबव, right? So this was it from today's video. In the coming video we'll be covering more such kind of topics and questions. Till then, stay safe and study well. Thank you.